गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां एक गरीब दादी रहती थी। उनका नाम था गौरी। उनके पास न खेत थे न पैसा, बस एक पुरानी गाय थी जिसका नाम था राधा। वही राधा रोज उन्हें थोड़ा दूध देती और उसी से उनका गुजारा चलता। दादी का दिल बहुत बड़ा था। जब भी कोई भूखा बच्चा उनके दरवाजे पर आता, वह अपने हिस्से का दूध बांट देती। लोग कहते, गौरी दादी पगली हैं, उनके पास खुद कुछ नहीं, फिर भी देती रहती हैं। लेकिन दादी हंसकर कहती, देने से दूध घटता नहीं, बढ़ता है। यह है दया का दूध। गांव के बच्चे उन्हें बहुत मानते। वे रोज उनकी झोपड़ी पर आते, कहानियां सुनते, हंसी खेल करते। लेकिन एक दिन अजीब घटना हुई। राधा अचानक दूध देना बंद कर दी। सुबह दादी ने जितना भी दूहा, एक बूंद भी न निकला। वह घबरा गईं। ओह भगवान, अब मैं बच्चों को क्या दूंगी। रात को दादी रोते रोते सो गईं। तभी सपना आया। सपने में एक सुनहरी औरत प्रकट हुई। उसके हाथ में चमकता कलश था। उसने कहा, गौरी, तुम्हारा दूध खत्म नहीं हुआ है। यह तो दया का दूध है। जब तुम किसी के साथ भलाई करोगी तो राधा का धन फिर से भर जाएगा। लेकिन याद रखना, यह दूध सिर्फ उन्हीं के लिए बहेगा जिनका दिल साफ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लेकिन यह खबर गांव भर में फैल गई। एक लालची व्यापारी ने सुना। उसने सोचा, अगर यह सच है तो यह गाय तो सोने की खान है, मुझे इसे हड़पना होगा। दादी चौंक कर उठी। सुबह उन्होंने देखा, राधा के थन सचमुच भरे हुए थे। उन्होंने दूध निकाला और बच्चों में बांट दिया। सब खुश हो गए। लेकिन यह खबर गांव भर में फैल गई। एक लालची व्यापारी ने सुना। उसने सोचा, अगर यह सच है तो यह गाय तो सोने की खान है, मुझे इसे हड़पना होगा। वह दादी के पास आया और बोला, गौरी, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, मुझे अपनी गाय बेच दो। दादी ने मुस्कुराकर कहा, यह गाय बेची नहीं जा सकती, यह तो भगवान का वरदान है। व्यापारी गुस्से से चला गया। लेकिन उसने ठान लिया कि वह गाय चुरा लेगा। उस रात वह चोरी छिपे झोपड़ी में घुसा, राधा को खींचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे बांधने की कोशिश की, राधा जोर से डकारने लगी। आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए। सब दौड़कर आए और व्यापारी को पकड़ लिया। दादी ने धीरे से कहा, तुमने चाहा था बिना दया के दूध लेना, लेकिन याद रखो, यह दूध कभी लालचियों के लिए नहीं बहेगा। व्यापारी शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव पर संकट आ गया। पास की नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग प्यासे और भूखे होने लगे। सब दादी के पास दौड़े। गौरी मां, हमें बचाओ, तुम्हारी गाय ही हमारी आशा है। दादी ने राधा के पास जाकर कहा, बेटी, आज पूरा गांव प्यासा है, क्या तुम अपनी दया का दूध नदी में बहा सकती हो? राधा ने जैसे समझ लिया। वह नदी के किनारे गई। दादी ने उसके थन से दूध निकाला और नदी में बहा दिया। अचानक नदी चमक उठी। उसका पानी सफेद और मीठा हो गया। लोग प्यास बुझाने लगे। खेत हरे हो गए, पेड़ों पर फूल झरने लगे। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, यह है दया का दूध, यह हमें नया जीवन दे रहा है। लेकिन तभी एक परछाई उभर आई। जंगल से एक दानव निकला। उसका शरीर काला और विशाल था। वह गरज कर बोला, यह नदी मेरी है, कोई इसमें दया नहीं बहा सकता, मैं इसे झड़ से भर दूंगा। सब डर गए। लेकिन दादी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, अगर तू जहर है तो दया तुझे मिटा देगी। उन्होंने राधा की ओर देखा। राधा ने अपनी सूंड उठाई और थन से सीधा दानव पर दूध छिड़का। जैसे ही दूध उसके शरीर पर गिरा, दानव चीखने लगा। उसका काला रंग पिघलकर सफेद धुएं में बदल गया और फिर वह गायब हो गया। जंगल में शांति छा गई। नदी पहले से ज्यादा चमक उठी। सब लोग गजगजाकर बोले, गौरी दादी और राधा की जय। उस दिन से गांव का नाम ही बदल गया। अब लोग उसे दयापुर कहने लगे। और जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता, दादी उसके कान में फुसफुसाती, याद रखना, असली ताकत दया में है, क्योंकि यही है द मिल्क ऑफ काइंडनेस। गांव के लोग कभी नहीं भूले कि जब पानी सूख गया था, तब दया का दूध ही उन्हें जीवन दे गया था। बगीचे के बीचों बीच एक गुलाब का पौधा खड़ा था। लाल लाल पंखुड़ियां, सुगंध से भरी सांसें और शान में सिर ऊंचा। हर सुबह सूरज की किरणें उस पर पड़तीं और वह और भी दमक उठता। तितलियां उसकी ओर खींच आती।
मधुमक्खियां गुनगुनाती और बच्चे कह उठते, वाह कितना सुंदर गुलाब है। गुलाब को अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था। वह अपने आसपास खड़े पौधों से कहता, तुम सब साधारण हो, मेरी तरह सुंदर कोई नहीं। सूरजमुखी मुस्कुराकर कहता, हर किसी की अपनी खासियत होती है, मगर गुलाब को लगता कि असली चमक उसी में है। तभी उसकी नजर कैक्टस पर पड़ी। वह अब भी सीधा खड़ा था, उसके कांटों में नमी की चमक थी। गुलाब ने हैरानी से पूछा, इतनी गर्मी में भी तू कैसे ताजा है? उसी बगीचे के कोने में एक छोटा सा कांटों से भरा पौधा भी था, कैक्टस। उसका रंग हरा भूरा था, पत्तियों की जगह कांटे थे और कोई भी उसे पास नहीं आना चाहता था। बच्चे अक्सर कहते, ये तो बदसूरत है। गुलाब भी उसकी ओर देखकर ताना मारता, अरे कांटे वाले, तू यहां क्यों है? तुझे देखकर बगीचा बिगड़ता है। कैक्टस चुपचाप सहता। वह जानता था कि उसके पास दिखने के लिए रंग बिरंगे फूल नहीं, लेकिन उसके दिल में पानी की ठंडी बूंदें छुपी थीं। गर्मी आई, सूरज ने आग उगली, हवा सूखी हो गई। धीरे धीरे बगीचे का तालाब सूखने लगा। पंछियों की चहचहाहट कम हो गई, पौधे मुरझाने लगे, गुलाब की पंखुड़ियां सूखने लगी, उसकी ताजगी खत्म होने लगी। एक दिन गुलाब ने घबराकर कहा, ओह, मेरा रंग फीका पड़ रहा है, मेरी जड़ें जल रही हैं, पानी कहां गया? सूरजमुखी ने उदासी से कहा, तालाब सूख गया, अब बारिश का इंतजार करो। गुलाब घबराया, अगर बारिश देर से आई तो मेरा क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर कैक्टस पर पड़ी। वह अब भी सीधा खड़ा था, उसके कांटों में नमी की चमक थी। गुलाब ने हैरानी से पूछा, इतनी गर्मी में भी तू कैसे ताजा है? कैक्टस ने धीरे से जवाब दिया, मेरे कांटे मुझे बचाते हैं और मेरे भीतर पानी जमा है, यही मुझे जीवित रखता है। गुलाब चुप हो गया। उसने सोचा, जिसे मैं बदसूरत कहता था वही अब सबसे मजबूत है। अगले दिन उसकी हालत और खराब हो गई, उसकी पंखुड़ियां झरने लगीं। उसने कांपते हुए कैक्टस से कहा, भाई, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? कैक्टस ने नरम आवाज में कहा, तूने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, अब तू मुझसे मदद क्यों मांग रहा है? गुलाब की आंखों में आंसू आ गए। मैं गलत था, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, पर अब मुझे तुझसे उम्मीद है। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा। कैक्टस ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराया। सौंदर्य सिर्फ पंखुड़ियों में नहीं होता, असली सुंदरता दया में होती है। हां, मैं तेरी मदद करूंगा। उसने अपने कांटों से छोटी छोटी बूंदें निकाली, ओस जैसी चमकीली, और उन्हें गुलाब की जड़ों तक पहुंचा दिया। गुलाब ने राहत की सांस ली, उसकी पंखुड़ियों में फिर हल्की लालिमा लौट आई। दिन गुजरते गए। कैक्टस रोज अपना पानी गुलाब को देता। गुलाब ने पहली बार महसूस किया कि सुंदरता सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होती है। उसने तितलियों से कहा, अब मुझे सबसे सुंदर मत कहो, यहां सबसे खास तो कैक्टस है। बरसात आई, तालाब फिर भर गया, पौधों ने फिर हंसी से बगीचे को सजाया। गुलाब अब पहले जैसा दमक उठा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नम्रता थी। उसने कैक्टस के पास जाकर कहा, धन्यवाद, तूने मुझे बचाया, अब मैं कभी किसी को छोटा या बदसूरत नहीं कहूंगा। कैक्टस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सबकी अपनी ताकत होती है, कभी किसी को सिर्फ उसके रूप से मत आंकना, क्योंकि असली खजाना भीतर होता है। गुलाब ने सहमति में सिर हिलाया। अब वह हर आने वाले बच्चे को यही कहानी सुनाता, मत हंसो उस पर जो अलग दिखे, हो सकता है वही तुम्हें बचा ले। बगीचे के पौधे अब एक दूसरे को कमजोर या मजबूत नहीं कहते थे, वे जानते थे कि सबकी अपनी जरूरत, अपनी ताकत है। और इस रहस्य का नाम था, नदी के किनारे एक विशाल ओक का पेड़ खड़ा था। उसका तना मोटा, जड़ें धरती में गहरी ढंसी हुई और शाखाएं आसमान को छूती हुई। उसके पत्ते हवा में सरसराते और दूर दूर से लोग उसे ताकत और गर्व का प्रतीक मानते। उसी नदी में ओक के ठीक पास पतली पतली नरकट की घास उगी हुई थी। वे नर्म थीं, लंबी थीं और हवा चलते ही झुक जाती। उनकी हल्की सी आवाज मानो उदास गीत जैसी लगती। एक दिन हल्की हवा चली, ओक गर्व से सीधा खड़ा रहा। उसकी मोटी शाखाएं हवा को चीरती रहीं, लेकिन नरकट झुककर लहराने लगे। ओक ने हंसते हुए कहा, अरे बेचारो, तुम्हें जरा सी हवा भी झुका देती है, और देखो मुझे,
मैं आंधी में भी सीधे खड़ा रहता हूं, गर्जन करने वाले तूफान को भी चुनौती देता हूं। नरकट धीमी आवाज में बोले, ओक भाई, हमें झुकने में शर्म नहीं। हवा जितनी भी तेज चले हम उसके साथ बह जाते हैं, हमें चोट नहीं लगती। लेकिन तुम्हारी यह अकड़, यही एक दिन तुम्हें गिरा देगी। ओक ठहाका मारकर हंसा। मैं गिरूंगा? मैं तो इस जंगल का राजा हूं, मेरी ताकत से तूफान भी डरते हैं। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलीं, कभी धूप, कभी हल्की बारिश, कभी ठंडी बयार आती। हर बार ओक गर्व से सीधा खड़ा रहता और नरकट झुककर गीत गाते। फिर एक रात उत्तर दिशा से भयंकर आंधी चली, आसमान काला हो गया, बादल गरजे, बिजली चमकी, नदी उफान पर आ गई, हवा ने जोर मारा। नरकट कांपते हुए झुक गए, वे लगभग पानी में लेट गए। उन्होंने आपस में फुसफुसाकर कहा, यही हमारा बचाव है, हम हवा के आगे झुक जाएंगे तभी बच पाएंगे। लेकिन ओक ने गर्जना की, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं इस आंधी से लड़ूंगा। उसने अपनी सारी ताकत से हवा का सामना किया। उसकी शाखाएं तनी, पत्ते फड़फड़ाए, हवा और उग्र हो गई। उसकी आवाज मानो शेर की दहाड़ जैसी थी। उसने ओक को दाएं बाएं झकझोरा। ओक डटा रहा, पर उसकी जड़ें हिलने लगीं। नरकट डर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी झुके हुए थे। वे बचे रहे। अचानक बिजली कड़की और आंधी ने और जोर मारा। जमीन हिली और ओक की जड़ें उखड़ गईं। वह भारी आवाज के साथ धराशायी हो गया। उसका विशाल तना नदी किनारे टूटकर गिर पड़ा। सुबह जब तूफान थमा तो सूरज की रोशनी फैली। नरकट धीरे धीरे सीधे हुए। उन्होंने चारों ओर देखा और विशाल ओक को जमीन पर गिरा हुआ पाया। उनकी आवाज में करुणा थी। उन्होंने कहा, ओक भाई, हमने तुम्हें चेताया था, ताकत अच्छी है लेकिन अकड़ नुकसान करती है। तूफान के सामने झुक जाना समझदारी है, क्योंकि वही हमें बचा लेता है। गिरा हुआ ओक अब मौन था। उसकी शाखाएं टूटी पड़ी थीं और पत्ते चारों ओर बिखरे थे। उस दिन से नदी किनारे के हर जीव ने यह सबक सीखा, अहंकार और जिद अंत में हमें गिरा देते हैं। जो समय के साथ झुक जाता है वही सबसे मजबूत साबित होता है। और यही है कहानी द ओक एंड द रीड्स की, जो हमें सिखाती है, जहां झुकना बुद्धिमानी हो वहां जिद हमें नष्ट कर देती है। पहाड़ों की गहरी घाटी में एक उफनती नदी बहती थी। उसका शोर दूर दूर तक गूंजता था। पानी सफेद झाग बनाता, पत्थरों से टकराकर गर्जना करता और मानो कहता, मेरे रास्ते में जो आएगा मैं बहा ले जाऊंगा। उस नदी के ऊपर एक पुराना पेड़ गिरा हुआ था। उसी पेड़ का तना घाटी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला था। वही एकमात्र रास्ता था नदी पार करने का। रास्ता इतना पतला था कि दो गिलहरियां भी आमने सामने चलें तो गिर जाएं। एक दिन धूप खिली थी और हवा ठंडी चल रही थी। पहाड़ों की ढलानों पर दो बकरियां मस्ती से उछल कूद रही थीं। एक थी काली बकरी, चप्पल, तेज और गर्वीली। दूसरी थी सफेद बकरी, सुंदर, चुस्त और उतनी ही हठी। काली बकरी घाटी के इस छोर से चली, सफेद बकरी घाटी के उस छोर से। दोनों को ही नदी पार करनी थी और दोनों के रास्ते में वही पतला सा पेड़ का तना था। काली बकरी ने सोचा, मैं तो सबसे साहसी हूं, यह रास्ता मेरे लिए ही बना है। सफेद बकरी ने मन ही मन कहा, मैं क्यों पीछे हटूं, मेरी टांगें मजबूत हैं, मैं किसी से कम नहीं। दोनों ने कदम बढ़ाए। एक ने तने के इस छोर से कदम रखा, दूसरी ने उस छोर से। धीरे धीरे वे बीच तक पहुंची और फिर धप, वे आमने सामने थीं। काली बकरी ने आंखें तरेरी। साइड हटो, मुझे पहले जाना है। सफेद बकरी ने सींग ताने। कभी नहीं, तुम हटो, मैं पीछे नहीं लौटूंगी। दोनों की सांसें तेज हो गईं। नीचे नदी गरज रही थी, ऊपर आसमान में बादल घूम रहे थे, लेकिन बकरियों को कुछ न सूझा। उनके सींग टकरा गए। धड़ाम, वे दोनों एक दूसरे को धक्का देती। कोई हार मानने को तैयार नहीं थी। काली बकरी बोली, अगर मैं झुक गई तो सब कहेंगे कि मैं डरपोक हूं। सफेद बकरी गर्जी, अगर मैं पीछे हटी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उनके गर्व ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था। सींगों की टक्कर बढ़ती गई। तना हिलने लगा। नदी ने और जोर से गर्जना की, अरे मूर्खो, जरा झुक जाओ, बच जाओगी। पर बकरियां कहां सुनने वाली थीं। एक जोरदार टक्कर हुई और अगले ही पल धड़ाम, दोनों संतुलन खो बैठीं और नीचे गिर पड़ी। नदी ने उन्हें अपने तेज बहाव में बहा लिया। उनका गर्व और जिद अब बेकार थी।
घाटी की हवा ने दुख भरे स्वर में फुसफुसाया, देखो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक झुक जाती तो दोनों बच सकती थीं, मगर अकड़ ने इन्हें डुबो दिया। उस दिन से पहाड़ों पर रहने वाले जानवर अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते। वे कहते, अकड़ और जिद हमें कहीं नहीं ले जाती, असली ताकत समझदारी और विनम्रता में है। और यही है कहानी द टू गोट्स की, जो हमें सिखाती है कभी कभी झुक जाना जीत होता है। एक हरे भरे खेत के पास एक चमकदार तालाब था। उसमें मेंढक रहते थे। पूरे दिन वे टर्र टर्र करते और पानी में उछल कूद मचाते। पास ही खेतों में चूहे रहते थे। उनमें से एक था नन्हा सा चूहा। वह जिज्ञासु था, हमेशा नई चीजें देखने और रोमांच खोजने को तैयार। एक दिन वह चूहा तालाब के किनारे किनारे दौड़ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्साह। तभी पानी में तैरता एक मेंढक उसे दिखा। मेंढक शरारती स्वभाव का था। उसने सोचा, यह नादान चूहा मुझे मजे करने का मौका देगा। मेंढक ने आवाज लगाई, अरे छोटे चूहे, क्यों ना मेरे घर आकर मेहमान बनो? तालाब बहुत सुंदर है, मैं तुम्हें खूब मजेदार चीजें दिखाऊंगा। चूहा तुरंत ललचा गया। उसने कहा, सच? मैं हमेशा तालाब के अंदर देखना चाहता था, लेकिन मैं तैरने में अच्छा नहीं हूं, डूब ना जाऊं? मेंढक ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। फिर उसने एक मजबूत सरकंडा तोड़ा और चूहे की टांग को अपनी टांग से बांध दिया। अब हम साथ साथ रहेंगे, उसने चालाकी से कहा। चूहा भोला था। वह खुश हो गया और बोला, वाह, अब तो मैं सचमुच रोमांचक यात्रा करने वाला हूं। मेंढक ने छलांग लगाई और दोनों पानी में उतर गए। शुरू में चूहा मजा ले रहा था। उसने ठंडे पानी को छुआ, बुलबुले देखे और मछलियों को तैरते देखा। वह बोला, यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन जल्द ही पानी गहरा होने लगा। चूहे के पैर कांपने लगे। उसने हांफते हुए कहा, बस, अब मैं वापस किनारे जाना चाहता हूं। पर मेंढक ने मन ही मन दुष्ट योजना बनाई थी। उसने सोचा, क्यों ना इसे डुबो दूं? यह बेचारा चूहा मेरी चाल में फंस चुका है। उसने जोर से खींचा और चूहे को पानी के नीचे खींच ले गया। बेचारा चूहा छटपटाया, हवा के लिए तड़पा, लेकिन बांधने की वजह से बच न सका। आखिरकार वह डूब गया। मेंढक ने सोचा, हाँ, अब मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा लूंगा। उसने सरकंडा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी आसमान से एक साया आया। वह एक बाज था, तेज नजर वाला, ऊपर से मंडराता हुआ। उसने पानी में तैरते चूहे का शरीर देखा। तुरंत उसने झपट्टा मारा और अपनी नुकीली पंजों से चूहे को पकड़ लिया। लेकिन बाज को क्या पता था कि चूहे के साथ मेंढक भी बंधा है। जैसे ही बाज उड़ने लगा, मेंढक भी साथ साथ लटक गया। मेंढक डर से कांप उठा। वह चिल्लाया, बचाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाज ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। जंगल के जानवरों ने यह दृश्य देखा और हैरान रह गए। एक खरगोश बोला, देखो, दुष्ट मेंढक खुद अपनी चाल में फंस गया। बाज ने दोनों को अपने घोंसले में ले जाकर दावत बना ली और इस तरह मेंढक का छल उसी पर भारी पड़ गया। उस दिन से जंगल में सब कहते थे, जो दूसरों के लिए जाल बुनता है वह अक्सर खुद उसी में फंस जाता है। नीले आसमान में ऊंचाई पर एक विशाल चील अपने पंख फैलाए उड़ रही थी। उसकी नजर इतनी तेज थी कि जमीन पर भागते खरगोश भी उसे साफ दिखाई देते थे। वह जंगल की रानी मानी जाती थी। सभी उससे डरते थे। इसी जंगल में एक नन्हा सा भृंग बीटल भी रहता था। वह छोटा था, गोल सा, पंखों से भनभनाता हुआ। आकार में छोटा होने के बावजूद उसका दिल बहुत दयालु था। एक दिन एक खरगोश डर से भागता हुआ भृंग के पास आ पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। उसने कहा, भाई भृंग, मुझे बचा लो, चील मुझे खाने आ रही है। भृंग ने उसे अपने पीछे छुपाया और बहादुरी से बोला, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना कहते ही आसमान से चील नीचे उतरी। उसकी परछाई धरती पर छा गई। उसने तीखी आवाज में कहा, भृंग, हट जा रास्ते से, यह खरगोश मेरा शिकार है। भृंग ने कांपते हुए मगर साहस से जवाब दिया, हे महान चील, यह मेरी शरण में आया है, कृपया इसे छोड़ दो। बड़े का धर्म है कि वह छोटे की रक्षा करे, न कि उसे सताए। चील ठाका मारकर हंसी। तू मुझे रोकता है? तेरी क्या औकात है नन्हे भृंग?
देख, मैं एक झटके में तुझे दूर फेंक सकती हूं। इतना कहकर उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए। हवा के तेज झोंके से बेचारा भृंग कई फीट दूर जा गिरा। उसी पल चील ने झपट्टा मारकर खरगोश को पकड़ लिया और उड़ गई। भृंग दर्द से कराह उठा, लेकिन उसका दिल आक्रोश से भर गया। उसने सोचा, चील ने न केवल मेरी विनती ठुकराई बल्कि मेरा अपमान भी किया। अब उसे इसका फल चखना होगा। उसने चुपचाप चील के घोंसले की तलाश की। थोड़ी देर बाद उसे एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर उसका घोंसला दिखा। उसमें चील के अंडे रखे थे। भृंग ने बिना देर किए अंडों को एक एक करके नीचे गिरा दिया। वे फूट गए। चील जब लौटी और उसने यह दृश्य देखा तो उसका दिल दहाड़ मारकर रो उठा। वह सोच भी न सकी कि ऐसा किसने किया। अगले साल चील ने और भी ऊंचाई पर पहाड़ की चट्टान पर अपना घोंसला बनाया। उसने सोचा, अब मेरा घोंसला कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन भृंग ने अपनी भनभनाती उड़ान भरी और वहां तक पहुंच गया। उसने फिर से सारे अंडे नीचे गिरा दिए। चील का दुख अब और भी गहरा हो गया। उसने सोचा, मुझे महान देवता जुपिटर से प्रार्थना करनी चाहिए। केवल वही मेरी संतानों की रक्षा कर सकते हैं। अगली वसंत ऋतु में उसने जुपिटर से विनती की, हे देवताओं के स्वामी, मुझे अपनी गोद में अंडे रखने दो। कोई भी प्राणी तब उन तक नहीं पहुंच पाएगा। जुपिटर को दया आई। उन्होंने चील को अनुमति दी। चील ने अपने अंडे उनकी गोद में रख दिए और निश्चिंत हो गई। लेकिन भृंग ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं रुकूंगा नहीं। वह भनभनाता हुआ जुपिटर के सिर के चारों ओर उड़ने लगा। उसकी भनभनाहट इतनी परेशान करने वाली थी कि जुपिटर ने उसे भगाने के लिए अचानक उठकर हाथ हिलाया। उसी झोंके से चील के अंडे उनकी गोद से लुढ़ककर नीचे गिर गए। चील रोती रही। तब भृंग ने सबके सामने आकर अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैंने सिर्फ न्याय मांगा था। चील ने मेरी प्रार्थना ठुकराई और मुझे अपमानित किया। अब वही अपने अहंकार की सजा भुगत रही है। जुपिटर गंभीर हो गए। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, भृंग, तूने सही कहा, न्याय तेरे पक्ष में है। लेकिन आगे से यह विवाद न रहे, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि जब चील के अंडे वसंत में रखे जाएं, तब तू धरती के भीतर सो जाएगा। इस तरह दोनों का जीवन सुरक्षित रहेगा। तब से यही होता है। वसंत ऋतु में जब चील अंडे देती है, भृंग धरती में सो जाता है। धूप से तपता हुआ गांव का लंबा रास्ता चारों तरफ कीचड़ से भरा हुआ। रात भर हुई बारिश ने सड़क को ऐसा बना दिया था कि हर कदम पर पैर धंस जाते थे। उसी रास्ते पर एक भारी बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी पर किसान का अनाज, लकड़ियां और ढेर सारी बोरियां लदी हुई थीं। गाड़ी को खींच रहे थे दो मजबूत बैल, बड़े चौड़े सींगों वाले, कंधों पर मोटी रस्सियों का बोझ उठाए हुए। बैल भारी सांसें लेते हुए पूरी ताकत लगा रहे थे। उनका शरीर पसीने से भीग गया था। पैर कीचड़ में धंस जाते थे, पर वे चुपचाप खींचते जा रहे थे। न एक आह, न एक शिकायत। उनके गले की घंटी बस धीमी धीमी बज रही थी, मानो उनका साहस गा रही हो। लेकिन बैलगाड़ी के पहिए, अरे, वे तो हर कदम पर चरमराते और कराहते जा रहे थे। किर्र चर्र, किच किच की आवाज पूरे रास्ते गूंज रही थी। हर मोड़ पर, हर धक्के पर पहियों का शोर बढ़ जाता। एक बैल ने दूसरे से धीरे से कहा, भाई देख तो जरा, हम पूरी जान लगा रहे हैं, पर ये पहिए ऐसे शोर मचा रहे हैं जैसे इन्हीं पर पूरा बोझ हो। दूसरे बैल ने सिर हिलाया, हाँ, सही कहता है, हमें खींचना पड़ रहा है और आवाज ये कर रहे हैं। सच कहूं तो इनके चिल्लाने से बोझ और भारी लगने लगता है। गाड़ी धीरे धीरे कीचड़ में धंसती हुई आगे बढ़ रही थी। किसान पीछे से डंडा मारकर बैलों को हौसला देता, चलो रे वीरों, हिम्मत रखो, थोड़ा और बैल उसकी आवाज सुनकर फिर पूरी ताकत से रस्सियों को खींचते। लेकिन पहिए, वे तो कभी चुप ही नहीं होते। किर्र किच चर्र किर्र, उनकी आवाज से खेतों में बैठे पक्षी भी चौंक जाते। रास्ते में खेलते बच्चे भी कान बंद कर लेते। आखिरकार बैल अब तंग आ गए। एक ने गुस्से में सिर उठाकर कहा, चुप रहो ओ पहियों, आखिर किस बात की शिकायत कर रहे हो तुम? बोझ तो हम ढो रहे हैं, हम चुपचाप मेहनत कर रहे हैं, और तुम, जिन पर भार का 10वां हिस्सा भी नहीं है, हर वक्त शोर मचाते रहते हो। पहिए शर्मिंदा से हो गए। वे कुछ न बोल पाए, बस चर्रर की आवाज धीमी पड़ गई।
किसान भी यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सच कहा मेरे वीर बैलों ने। जिन पर कम बोझ होता है वही ज्यादा शिकायत करते हैं। गाड़ी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती रही। बैल फिर चुपचाप मेहनत करते रहे और बच्चों ने उस दिन एक नया सबक सीखा कि असली मेहनतकश कम बोलते हैं और जो सबसे कम सहते हैं वही सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं। उस गांव में यह कहानी बार बार सुनाई जाने लगी। लोग बच्चों को समझाते, बैल जैसे बनो, मेहनती और धैर्यवान, पहियों जैसे मत बनो, थोड़ा सा काम मिला और हरदम शिकायत करने लगे। और सचमुच हर बार जब गांव वाले बैलगाड़ी की चर्रर चर्रर सुनते तो उन्हें वही बैलों की आवाज याद आ जाती। जो सबसे कम सहते हैं वही सबसे ज्यादा रोते चिल्लाते हैं। हरी भरी चरागाह में बकरियों का झुंड पूरे दिन चरने के बाद शाम को धीरे धीरे घर लौट रहा था। सूरज ढलने लगा था और आसमान लालिमा से भर गया था। हवा ठंडी हो चली थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। झुंड में एक छोटा सा मेमना था जिसके सिर पर नन्हे नन्हे सींग निकल आए थे। उन सींगों को देखकर उसे बड़ा गर्व होता। वह सोचता, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं तो अब बकरा बन गया हूं। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। उसकी मां ने पुकारा, आओ बेटे, सूरज ढल रहा है, अब सबको घर लौटना चाहिए। लेकिन मेमना हंसते हुए बोला, मां, आप लोग जाइए, मैं अभी थोड़ा और हरी घास खाऊंगा। मेरे सींग आ गए हैं, अब मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं। मां ने समझाया, बेटे, ये जंगल है, यहाँ खतरे हर कोने में छिपे हैं, कभी अकेले मत रुकना। मगर मेमना अकड़ कर बोला, आप चिंता न करें, मैं जानता हूं कैसे खुद को संभालना है। झुंड धीरे धीरे दूर चला गया। मैदान खाली हो गया। मेमना अकेला रह गया और मजे से घास चरता रहा। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया तो देखा झुंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर लंबी परछाइयां फैल चुकी थीं। हवा में सरसराहट होने लगी थी, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। मेमने का दिल धड़कने लगा। उसने मां को पुकारा, मां, आ। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। तभी पास की झाड़ियों से एक डरावना साया उभरा। वह भेड़िया था, भूखा, खूंखार और चमकती आंखों वाला। मेमना कांपते हुए बोला, ओ, ये तो वही है जिससे मां ने मुझे डराया था। भेड़िया हंसते हुए बोला, तो छोटे मेमने, अब तुम मेरे रात के खाने बनोगे। मेमना जानता था कि बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन उसके मन में एक चाल आई। उसने कांपती आवाज में कहा, श्रीमान भेड़िया, मैं जानता हूं कि आप मुझे खा जाएंगे, मगर एक छोटी सी विनती है। कृपया खाने से पहले अपनी बांसुरी पर एक धुन बजा दीजिए। मैं आखिरी बार नाचना चाहता हूं और खुशी से विदा लेना चाहता हूं। भेड़िया चौंका, फिर मुस्कुराया, वाह, ये तो मजेदार होगा। शिकार से पहले थोड़ी मस्ती क्यों ना हो। उसने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर धुन बजाने लगा। मेमना खुशी खुशी कूदने फांदने लगा। उसके छोटे छोटे पैर जमीन पर थिरक रहे थे। लेकिन यह खेल मेमने की योजना का हिस्सा था, क्योंकि शाम की निस्तब्धता में बांसुरी की आवाज दूर तक फैल गई। घर लौटता हुआ झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक चरवाहे के कुत्तों ने कान खड़े किए। उन्होंने ध्यान से सुना। एक कुत्ता बोला, यह आवाज, यह तो भेड़िए की बांसुरी है, वह हमेशा खाने से पहले यही धुन बजाता है। दूसरा कुत्ता गुर्राया, तो इसका मतलब हमारे झुंड का कोई सदस्य मुसीबत में है। बिना देर किए सारे कुत्ते तेजी से मैदान की ओर दौड़े। उधर भेड़िया अपनी धुन में मग्न था। वह सोच रहा था, कैसा भोला मेमना है, मरने से पहले भी नाचना चाहता है। तभी अचानक उसने दूर से कुत्तों की भौंक सुनाई दी। उसने पीछे देखा और उसकी आंखें फैल गईं। 5-6 बड़े कुत्ते पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ रहे थे। भेड़िया घबरा गया। उसने बांसुरी फेंकी और भाग खड़ा हुआ। दौड़ते दौड़ते उसने खुद से कहा, अरे मूर्ख, अगर मैंने शिकार पर ध्यान दिया होता तो आज दावत उड़ाता, पर मैं तो इस छोटे मेमने की बातों में आकर वादक बन बैठा। कुत्ते उसके पीछे पीछे दौड़े, मगर वह किसी तरह जंगल की गहराइयों में भाग निकला। उधर मेमना कांपते हुए वहीं खड़ा था। कुत्तों ने आकर उसे घेर लिया और सुरक्षित झुंड तक पहुंचा दिया। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, देखा बेटे, तुम्हारा घमंड तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देता। शुक्र है कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। मेमना शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मां, अब मैं कभी अकेला नहीं रुकूंगा।
मैंने सीख लिया है कि समझदारी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। उस दिन से जंगल के सभी बच्चों को यह कहानी सुनाई जाने लगी। कभी अपने घमंड में मत आओ और जो भी काम करो उसमें ध्यान मत बटाओ, क्योंकि उद्देश्य से भटकना हमेशा नुकसान देता है। और यही है द वुल्फ एंड द किड की जादुई कहानी, जो हमें सिखाती है अपने असली काम से कभी विचलित मत हो, वरना पछताना पड़ेगा।